हर बार गुस्से में सब बिगाड़ देता हूं। क्या करूं अब? क्या आपको हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है? गुस्से में आप ऐसा कुछ कह या कर जाते हैं जिससे बाद में सब बिगड़ जाता है और फिर पछतावा होता है। हर बार गुस्से में सब बिगाड़ देता हूं। क्या करूं अब? ये सवाल आप अकेले नहीं पूछ रहे हैं। आज के तेजतर्रार जीवन में गुस्सा आना आम बात है, लेकिन अनियंत्रित क्रोध हमारे रिश्तों, सेहत और करियर पर विनाशकारी असर डाल सकता है। बात बात पर गुस्सा आने से न केवल परिवार और दोस्तों के दिल दुखते हैं, बल्कि हमारी मानसिक शांति भी भंग हो जाती है। कई लोग तो गुस्से में बिना सोचे समझे ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसका दूर तक नकारात्मक परिणाम होता है। गुस्सा एक सामान्य मानवीय भावना है। कभी कभी ये जरूरी भी होता है, जैसे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए थोड़ी नाराजगी हमें प्रेरित कर सकती है। सही तरीके से व्यक्त किया गया क्रोध सकारात्मक बदलाव लाने में मदद भी कर सकता है, लेकिन जब गुस्सा बार बार अनियंत्रित रूप से फूट पड़ता है तो ये नुकसान ही करता है। अनियंत्रित क्रोध से अक्सर झगड़े, मारपीट, हिंसा या खुद को चोट पहुंचाने जैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती है। लंबे समय तक बार बार गुस्सा करने से चिंता, एंजाइटी, उच्च रक्तचाप और अवसाद जैसी स्वास्थ्य समस्याएं भी जन्म ले सकती है। कुल मिलाकर अगर क्रोध पर काबू नहीं पाया जाए तो ये हमारे जीवन की गुणवत्ता को गिरा देता है। इस पॉडकास्ट नुमा वीडियो में हम इसी समस्या की गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे बेकाबू गुस्सा आपके प्यार भरे रोमांटिक रिश्तों को खोखला कर सकता है, परिवार में माता पिता और बच्चों के बीच दूरियां बढ़ा देता है, करियर में तरक्की की राह में रोड़ा बन जाता है और दोस्ती में दरार डाल देता है। हर अध्याय में हम एक अलग पहलू पर बात करेंगे, जैसे प्रेम संबंधों में क्रोध, माता पिता से गुस्सा, कार्यस्थल की कुढ़न, दोस्ती में धोखे पर गुस्सा, और जानेंगे कि ऐसी स्थितियों में गुस्सा क्यों आता है, इसका परिणाम क्या होता है और इसे संभालने के व्यावहारिक तरीके क्या है। हम मनोविज्ञान, दर्शन और सेल्फ हेल्प किताबों की सीख का सहारा लेंगे। उदाहरण के लिए द पावर ऑफ नाउ, एकहार्ट टोले, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, श्रीमद् भगवद गीता जैसी आध्यात्मिक किताबें आदि से मिले जुले सबक लेंगे। इन पुस्तकों और दर्शनों से हमें पता चलता है कि वर्तमान में रहकर अपनी भावनाओं को पहचान कर और अपने भीतर जागरूकता लाकर क्रोध को नियंत्रित किया जा सकता है। एकहार्ट टोले कहते हैं, जहां क्रोध है वहां उसके नीचे कहीं न कहीं पीड़ा छुपी है। यानी गुस्सा अक्सर किसी अंदरूनी चोट या दुख से उपजता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि क्रोध बुद्धि का नाश कर देता है और इंसान को पतन की ओर ले जाता है। इन्हीं सब समझों की रोशनी में हम सीखेंगे कि गुस्से की जड़ें क्या है और उन्हें उखाड़कर कैसे एक शांत, संतुलित जीवन जिया जाए। इस यात्रा में हम भावनात्मक कहानियां और उदाहरण सुनेंगे, जिनमें शायद आपको अपने जीवन की झलक मिले। फिर उन उदाहरणों से समझेंगे कि ऐसी परिस्थिति में इतना गुस्सा क्यों आता है। फिर बारी आएगी समाधान की, व्यावहारिक उपायों की, जिनसे आप अगले गुस्से के तूफान को शांत झोंके में बदल सके। हर सेक्शन में हम कुछ न कुछ अभ्यास या तकनीक की बात करेंगे, जैसे ध्यान, मेडिटेशन, गहरी सांसें, जर्नल लिखना, स्वयं की भावनाओं पर नजर रखना आदि। साथ ही आत्मविश्लेषण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी समझेंगे कि क्रोध पर काबू करना क्यों आवश्यक है और कैसे ये आंतरिक शांति से जुड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आप को समझने और संभालने का ये भावनात्मक सफर। याद रखें, आपका गुस्सा चाहे जितना भी पुराना हो, उसे शांत करने का मार्ग हमेशा होता है। जब आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचेंगे तो आपको न केवल अपने क्रोध को काबू में करने के तरीके पता होंगे, बल्कि एक नई उम्मीद और हौसला भी महसूस होगा कि आप वाकई बदल सकते हैं। अपने आप को दोष देने के बजाय समाधान की ओर बढ़े। पहला कदम यही है कि आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं उन परिस्थितियों की ओर जहां गुस्सा सबसे ज्यादा बिगाड़ करता है और देखते हैं कि वहां हम क्या कर सकते हैं। अध्याय 1, प्यार के रिश्तों में गुस्सा, स्थिति
एक प्रेमी युगल का झगड़ा। राहुल और प्रिया कॉलेज के दिनों से एक दूसरे के साथ है। दोनों में गहरा प्यार है, पर आज शाम माहौल कुछ अलग है। राहुल ऑफिस से थकामांदा घर लौटा है। दरवाजा खोलते ही प्रिया तपाक से पूछती है, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? पूरा दिन मैं इंतजार करती रही। स्वर में नाराजगी साफ है। राहुल पहले से तनाव में था। प्रिया की शिकायत सुनते ही उसका पारा चढ़ जाता है। वो भी तेज आवाज में जवाब देता है, मैं काम कर रहा था, हर वक्त फोन नहीं उठा सकता, तुम्हें समझना चाहिए। बातचीत की जगह अब दोनों में तकरार शुरू हो जाती है। पुराने गिले शिकवे निकल आते हैं। प्रिया कहती है कि राहुल हमेशा उसे इग्नोर करता है। राहुल गुस्से में प्रिया को जिम्मेदार ठहराता है कि वो हमेशा शक करती है। कुछ ही मिनटों में बात इतनी बढ़ जाती है कि राहुल गुस्से में एक जोर का झटका देकर सामने रखी कुर्सी को लात मार देता है। प्रिया डर और गुस्से के मिले जुले भाव से रोने लगती है। वो कमरे से निकल जाती है और दरवाजा जोर से बंद कर लेती है। अब कमरे में सन्नाटा है। राहुल की भारी सांसें और दिल की धड़कन की तेज आवाज को छोड़कर गुस्से का भूत उतरने के बाद राहुल को तुरंत एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। कमरे में बिखरी कुर्सी और प्रिया के आंसू उसके जहन में घूमते हैं। वो सोचता है, मैंने फिर गुस्से में सब बिगाड़ दिया। ये कहानी काल्पनिक होते हुए भी कितनी वास्तविक लगती है ना? शायद आपने भी कभी ऐसी स्थिति का सामना किया हो जिसमें गुस्से के आवेग ने एक खूबसूरत रिश्ते को चोट पहुंचाई हो। रोमांटिक रिश्तों में प्यार जितना गहरा होता है, वही प्यार अपूर्ण अपेक्षाओं के कारण तीव्र क्रोध में भी बदल सकता है। भगवद गीता में भी कहा गया है कि जब हमारी कोई प्रिय इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध जन्म लेता है। दरअसल सबसे अधिक क्रोध भी उसी पर आता है जिससे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रेम एक प्रबल चाहत, डिजायर है, और जब इसमें बाधा आती है तो दुख और क्रोध की ज्वाला भड़क उठती है। ऊपर कहानी में राहुल और प्रिया दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन दोनों की अपेक्षाएं हैं कि दूसरा उन्हें पूरी तरह समझे। फोन न उठाने जैसी छोटी बात भी इसलिए तूफान बन गई क्योंकि उसके पीछे असुरक्षा और उपेक्षा का भाव था। प्रिया को लगा राहुल उसकी परवाह नहीं कर रहा। राहुल को लगा प्रिया उस पर बेवजह शक कर रही है। इस चोट या डर ने गुस्से का रूप ले लिया। क्यों आता है इतना गुस्सा प्यार में? प्रेम संबंधों में गुस्सा अक्सर कई भावनाओं का मुखौटा होता है। चोट, असुरक्षा, ईर्ष्या या अस्वीकार भाव। जब इन्हें हम सीधे व्यक्त नहीं कर पाते तो वे क्रोध बनकर बाहर आते हैं। उदाहरण के लिए, किसी को अपने साथी का विपरीत लिंग के दोस्त से बात करना बुरा लगा, अंदर से जलन हुई या असुरक्षा महसूस हुई, पर जताया गुस्से से जाता है, जैसे तुम हर समय उसी से बात करते रहते हो। गुस्सा दिखाना आसान लगता है क्योंकि उसके पीछे छुपा दर्द दिखाने में आह को चोट लग सकती है। मनोविज्ञान इसे एंगर आइसबर्ग कहता है। ऊपर से दिखने वाला क्रोध वास्तव में नीचे दबे किसी गहरे भाव जैसे दुख, डर, असुरक्षा से उपज रहा होता है। इसके अलावा जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके प्रति हमारी अपेक्षाएं भी बहुत होती हैं। हम चाहते हैं हमारा साथी हमें पूरी तरह समझे, ध्यान दे और कभी तकलीफ ना दे। पर वास्तविकता में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। चाहे जितना प्यार हो, कभी ना कभी नाराजगी या मतभेद होंगे। जब चीजें हमारी चाहत के मुताबिक नहीं होती तो निराशा से क्रोध पैदा होता है। अक्सर हम अपने पार्टनर से ये उम्मीद रखते हैं कि वे हमारे मन की बात बिना कहे समझ जाएं। जब ऐसा नहीं होता तो लगता है वो परवाह नहीं कर रहे और ये सोच गुस्से में बदल जाती है। गुस्से का एक और कारण है ईगो। करीबी रिश्तों में भी हमारा आड़े आ जाता है। जैसे कहानी में राहुल को महसूस हुआ कि प्रिया उस पर दोष डाल रही है। उसका आहत हुआ और उसने रक्षात्मक होकर गुस्से से प्रतिक्रिया दी। प्यार में भी जब कोई हमें टोकता है या हमारी कमी बताता है तो हम तुरंत आग बबूला हो सकते हैं क्योंकि हमें अपना दोष स्वीकारने में तकलीफ होती है। असर गुस्से से रिश्ते पर क्या प्रभाव पड़ता है?
रोमांटिक रिश्तों में बार बार के गुस्से के नकारात्मक असर बहुत गंभीर हो सकते हैं। एक दो बार का झगड़ा भले सामान्य हो, लेकिन अगर हर विवाद चीख चिल्लाहट या तोड़फोड़ तक पहुंच जाए तो साथी के मन में डर और असुरक्षा बैठने लगती है। जो इंसान आपके गुस्से का शिकार होता है वो धीरे धीरे आपसे मन की बात कहने से कतराने लगता है। उसे डर होता है कि न जाने आप कब भड़क उठें। विश्वास, ट्रस्ट कमजोर पड़ने लगता है क्योंकि गुस्से में कही गई बातों से दिल टूट जाता है। कई रिश्तों में देखा गया है कि लगातार क्रोध और कटु वचन रोमांस को खत्म कर देते हैं और दूरी बढ़ने लगती है। अगर समय रहते संभाला न जाए तो नौबत ब्रेकअप या तलाक तक भी आ सकती है। इसके अलावा गुस्से में हम अक्सर ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो तीर की तरह सीधे दिल में लगते हैं। बाद में माफी मांगने पर भी उनकी कसक बाकी रह सकती है। जैसे कहानी में कुर्सी तो ठीक की जा सकती है, मगर प्रिया के मन में जो भय बैठा उसे मिटाने में वक्त लगेगा। एक कहावत है, क्रोध में बोला शब्द लौटाया नहीं जा सकता। ठीक उसी तरह जैसे जहर निकल जाने के बाद वापस नहीं भरा जा सकता। इसलिए गुस्से के क्षण रिश्ते में लंबा घाव छोड़ सकते हैं। समाधान, प्यार भरे रिश्ते में गुस्से को कैसे संभाले? ठहराव और शांत होने की तकनीक। जब भी बहस बढ़ने लगे और लगे कि अब आवाज ऊंची हो रही है या दिल तेज धड़क रहा है, तुरंत रुक जाएं। राहुल को उसी क्षण रुक जाना चाहिए था जब उसे महसूस हुआ कि वो आपा खो रहा है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि क्रोध का आवेग आते ही एक गहरी सांस ले, 1 से 10 तक गिनती गिने या उस जगह से कुछ देर के लिए हट जाएं। ये पुरानी सलाह कारगर है क्योंकि कुछ सेकंड का ठहराव आपके मस्तिष्क की बिगड़ी हुई प्रतिक्रिया को काबू में लाने का मौका देता है। जैसे डैनियल गोलमैन ने अमीगदला हाईजैक का कॉन्सेप्ट बताया है। क्रोध के क्षणों में हमारा आदिम दिमाग तर्कशील दिमाग पर हावी हो जाता है, पर कुछ पल रुकने से हम फिर सोचने लगते हैं। शांत होने के बाद संवाद, गुस्सा ठंडा होने पर ही मूल समस्या पर बात करें। क्रोध शांत होने के बाद अपनी भावनाएं स्पष्ट शब्दों में रखें, बिना दूसरे पर आरोप लगाएं। उदाहरण के लिए राहुल कह सकता था, जब मेरा फोन नहीं उठा तो तुम्हें बुरा लगा, मैं समझता हूं, लेकिन मैं काम में था और मेरा इरादा तुम्हें दुखी करने का नहीं था। इसी तरह प्रिया कह सकती थी, जब तुमने बिना बताए फोन नहीं उठाया, मुझे लगा मैं अहमियत नहीं रखती, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। मैं आई स्टेटमेंट से अपनी भावनाएं व्यक्त करने से सामने वाले पर सीधा आरोप नहीं लगता और बात सुनने में आसान हो जाती है। सुनने की कोशिश और एम्पैथी, खुद बोलने के साथ साथ एक दूसरे की बात ध्यान से सुने। अक्सर गुस्से में हम सुनना बंद कर देते हैं और सिर्फ अपनी कहने पर अड़े रहते हैं। अपने साथी की तकलीफ को समझने की कोशिश करें। जैसे राहुल समझे कि प्रिया दिन भर उसकी फिक्र कर रही थी, इसलिए नाराज हुई, और प्रिया समझे कि राहुल काम के दबाव में था, ना कि जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर रहा था। एक बार आप वजह समझ लेते हैं तो गुस्सा काफी कम हो जाता है, क्योंकि अब आप समस्या को मिलकर हल करने की स्थिति में आते हैं, बजाय एक दूसरे को दुश्मन मानने के। पुरानी बातों को हर झगड़े में न लाएं। कई बार छोटी सी बात पर गुस्सा इसलिए भड़क जाता है क्योंकि हम पिछले सारे हिसाब किताब ही उसी पल चुकता करने लगते हैं। तुमने पिछली बार भी ऐसा किया था। जैसे वाक्य आग में घी का काम करते हैं। हर घटना को उसके अपने संदर्भ में सुलझाने की कोशिश करें। पुरानी बातों को हर बार दोहराने से वर्तमान विवाद और उलझ जाता है। माफी और क्षमा, यदि आपसे गलती हुई है तो उसे स्वीकारें और दिल से माफी मांगे। गुस्सा शांत होने पर राहुल को प्रिया से कहना चाहिए, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। सच्ची माफी गुस्से के घाव पर मरहम का काम करती है। दूसरी ओर, अगर आपके साथी ने आपसे माफी मांगी है तो उसे दिल से माफ करने की कोशिश करें। याद रखें, क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि रिश्ते को बचाने के लिए आपकी ताकत है। ट्रिगर पहचानें और मिलकर योजना बनाएं। शांत समय में बैठकर बात करें कि आखिर
किन बातों से सबसे ज्यादा झगड़ा होता है? एक कप चाय के साथ बातचीत में दोनों एक दूसरे को बताएं कि किस स्थिति में उन्हें कैसा लगता है। हो सकता है प्रिया बताए कि उसे सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब राहुल बिना बताए देरी से आते हैं या कॉल नहीं उठाते क्योंकि वह चिंता करती है। राहुल बता सकता है कि काम से आने के बाद वो थोड़ा शांत समय चाहता है क्योंकि उसका दिमाग तनाव में होता है। फिर दोनों मिलकर एक समझौता बना सकते हैं, जैसे राहुल वादा करे कि यदि वो व्यस्त होगा तो एक छोटा मैसेज छोड़ देगा ताकि प्रिया को पता रहे कि सब ठीक है, और प्रिया वादा करे कि वो राहुल के आते ही शिकायतों की बौछार करने के बजाय उसे 15 मिनट शांत होने देगी। ऐसे छोटे छोटे समझौते झगड़े की नौबत कम कर सकते हैं। प्रेम को याद रखें, आभार व्यक्त करें। गुस्से का असर कम करने का एक भावनात्मक तरीका है अपने दिल में उस व्यक्ति के प्रति आभार जगाना। जब बहुत गुस्सा आए तब भी एक पल को रुककर याद करें कि आप इस इंसान से प्यार क्यों करते हैं। उसके अच्छे गुण सोचें, उन पलों को याद करें जब उसने आपका साथ दिया था। आभार, ग्रैटिट्यूड, गुस्से की आग पर पानी की तरह काम करता है। आप चाहे तो बाद में साथी को थैंक यू कहें कि वो आपके जीवन में है। जब दोनों एक दूसरे की अहमियत पहचानेंगे तो क्रोध स्वतः ही पिघलने लगेगा। आत्ममंथन और सबक। हर झगड़े के बाद जब मन शांत हो जाए तो खुद से पूछें, मुझे वास्तव में गुस्सा किस बात पर आया था? क्या वो वाकई इतनी बड़ी थी? मेरे गुस्सा करने से समस्या हल हुई या बढ़ी? अपने गुस्से को जस्टिफाई, सही ठहराने की बजाय ईमानदारी से विश्लेषण करें। इससे अगली बार के लिए आपको चेतावनी संकेत पहचानने में मदद मिलेगी। जैसे राहुल यदि आत्ममंथन करे तो देखेगा कि असल में वो काम का तनाव प्रिया पर उतार रहा था और प्रिया का नाराज होना जायज था क्योंकि वो चिंतित थी। आवश्यक हो तो काउंसलर या थेरेपिस्ट की मदद लेने से न हिचके। कभी कभार किसी तटस्थ विशेषज्ञ से बात करके आप दोनों अपने संचार के तरीके सुधार सकते हैं। अगर क्रोध बहुत गहरा है तो एंगर मैनेजमेंट के कोर्स या कार्यशाला में भी भाग लिया जा सकता है। स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से प्रेम को पवित्र माना जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि क्रोध नरक का द्वार है, इसलिए इसे त्याग कर क्षमा और दया का मार्ग अपनाना चाहिए। जब भी प्रेमी युगल में क्रोध आए तो एक दूसरे को अपना प्रिय स्मरण करें। शांति से आंखें बंद करके 2 मिनट गहरी सांस लें और मन में अपने इष्ट का नाम लें। ऐसा करने से क्रोध की तीव्र लहर धीरे धीरे उतर जाएगी। इस तरह धीरज, पेशेंस, संवाद और समझदारी से हम प्यार भरे रिश्तों को क्रोध की आग में जलने से बचा सकते हैं। याद रखें कि प्रेम बचाने के लिए क्रोध को हार माननी ही पड़ती है। जब भी क्रोध सिर उठाए, अपने प्यार को आंखों के सामने लाइए। फिर आप पाएंगे कि गुस्से की गर्मी उस प्यार की गर्मी के आगे ठंडी पड़ने लगी है। अध्याय 2, परिवार में गुस्सा। स्थिति, बेटे का पिता पर फूटता गुस्सा। अमित कॉलेज में अंतिम वर्ष का छात्र है और अपने करियर को लेकर उत्साहित भी है और उलझन में भी। उसके पिता रमेश चाहते हैं कि वो आगे चलकर परिवार के बिजनेस में हाथ बंटाए, लेकिन अमित का सपना है कि वो मुंबई जाकर फिल्म क्षेत्र में किस्मत आजमाए। एक शाम डिनर टेबल पर पिता पुत्र में इसी बात पर चर्चा शुरू होती है। चर्चा जल्द ही बहस में बदल जाती है। रमेश सख्त लहजे में कहते हैं, इन फिल्म के पीछे वक्त मत खराब करो, हमारे बिजनेस को तुम्हारी जरूरत है। अमित को यह सुनते ही गुस्सा चढ़ने लगता है। वो तेज आवाज में जवाब देता है, आपको मेरी जरा भी परवाह नहीं, बस चाहते हैं कि मैं आपकी बातें मानता रहूं। मुझे अपने सपने पूरे करने का हक है। पिता का चेहरा लाल हो जाता है। वो भी गुस्से में कहते हैं, ये तुम्हारी बदतमीजी है। हमने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया और तुम हमें ही दोष दे रहे हो। तकरार बढ़ जाती है, आवाजें ऊंची होने लगती है। गुस्से में अमित अचानक बोल जाता है, किया ही क्या है आपने मेरे लिए सिवाय अपने सपने थोपने के। ये सुनते ही रमेश सन्न रह जाते हैं। बेटे की कड़वी बात उनके दिल में उतर जाती है। कमरे में एक पल को खामोशी छा जाती है। फिर गुस्से और आहत मन से पिता अमित को
एक जोर का थप्पड़ मार देते हैं। अमित की आंखों में गुस्से के आंसू भर आते हैं। वो कुर्सी खींचकर उठता है और बाहर बरामदे में अंधेरे में चला जाता है। पीछे पिता स्तब्ध खड़े रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब गुस्सा ठंडा होता है, अमित अपने गाल पर पड़े निशान को सहलाते हुए सोचता है, मैंने पापा को कितना दुख पहुंचा दिया। क्या मुझे इतना नहीं कहना चाहिए था? उधर रमेश कमरे में अकेले बैठकर गहरी सांस लेते हुए छत को निहार रहे हैं। उनके चेहरे पर दुख और पछतावा है कि गुस्से में उन्होंने बेटे पर हाथ उठा दिया और बेटे ने जो कहा वो बार बार कानों में गूंज रहा है। ये परिदृश्य दुर्भाग्य से अनेक परिवारों की सच्चाई है। किशोरावस्था और युवावस्था में बच्चे स्वतंत्र होना चाहते हैं, जबकि माता पिता को उनके लिए फिक्र होती है और वे अनुशासन व सलाह देते हैं। इस टकराव में अक्सर दोनों ओर से भावनाएं गर्मा जाती हैं। अपने माता पिता पर गुस्सा होकर हमने कई बार ऐसे शब्द कहे हैं जो नहीं कहने चाहिए थे, या कभी बड़ों ने गुस्से में ऐसी सजा दी है जो शायद जरूरी नहीं थी। आइए समझे कि परिवार के इन संबंधों में इतना गुस्सा क्यों उपजता है। क्यों आता है माता पिता और बच्चों में टकराव से गुस्सा? परिवार के रिश्ते खून के होते हैं। इनमें प्यार भी गहरा होता है और अपेक्षाएं भी ऊंची। माता पिता अपनी संतानों के लिए सुरक्षा, सफलता और सुख चाहते हैं। बच्चे अपने माता पिता से समझ और समर्थन चाहते हैं। जब विचार नहीं मिलते, दोनों पक्ष खुद को सही समझते हैं और दूसरे को गलत, तब विवाद में क्रोध आना स्वाभाविक है। पीढ़ी अंतर, जेनरेशन गैप एक बड़ा कारण है। आज के युवा अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना चाहते हैं, अपने ढंग से जीवन जीना चाहते हैं। माता पिता के समय के मूल्य थोड़े अलग थे। उन्होंने एक निश्चित राह पर चलकर जीवन बिताया और वे मानते हैं कि वही सही रास्ता है। ऐसे में जब बच्चा अलग राह चुनना चाहता है, जैसे कहानी में अमित का फिल्मी करियर चुनना, तो माता पिता को असुरक्षा होती है कि बच्चा भटक न जाए या असफल न हो जाए। उनकी चिंता अक्सर सख्त शब्दों या डांट फटकार के रूप में सामने आती है। दूसरी ओर बच्चे को लगता है उसके सपनों को दबाया जा रहा है, उसे समझा नहीं जा रहा। नतीजतन उसमें गुस्सा उत्पन्न होता है। अहम और अधिकार की भावना भी टकराव को बढ़ाती है। माता पिता को लगता है कि चूंकि उन्होंने जीवन का अनुभव ज्यादा लिया है, इसलिए अंतिम निर्णय उनका होना चाहिए। वही युवा को लगता है कि ये मेरी जिंदगी है, मुझे खुद फैसले लेने दो। जब माता पिता अपनी अथॉरिटी दिखाते हैं और बच्चा स्वतंत्रता मांगता है, तो दोनों के अहम टकराते हैं। पिता सोच सकते हैं, बच्चा मेरी अवज्ञा कैसे कर रहा है। बच्चा सोच सकता है, मेरे जीवन पर बस मेरा हक है। इन सोच के टकराव से क्रोध की चिंगारी भड़कती है। एक मनोवैज्ञानिक वजह यह भी है कि हम अपने सबसे करीबी लोगों पर ही सबसे जल्दी गुस्सा निकालते हैं। बाहर दुनिया के सामने हम अक्सर अपने गुस्से को काबू कर लेते हैं, पर घर में जहां हम सहज महसूस करते हैं, थोड़ा भी असंतोष होने पर हम उबल पड़ते हैं। हमें पता होता है कि माता पिता हमेशा हमें प्यार करेंगे, इसलिए अनजाने में हम उनकी भावनाओं की उतनी परवाह नहीं करते जितनी दूसरों की करते हैं। इसीलिए कई बच्चे माता पिता से ऐसे ढंग से बात कर जाते हैं जैसा शायद वे बाहर किसी और से कभी नहीं बोलेंगे। उन्हें भरोसा होता है कि मां बाप है, मान जाएंगे या बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन सच में माता पिता भी इंसान है। उन्हें भी संतानों के कटु शब्द उतना ही चोट पहुंचाते हैं। असर, परिवार में क्रोध के परिणाम। माता पिता और संतान के रिश्ते बहुत कोमल होते हैं। बार बार के झगड़ों और गुस्से का इन रिश्तों पर गहरा नकारात्मक असर पड़ सकता है। भावनात्मक दूरी। अगर बच्चा हर बात पर गुस्सा करता है या माता पिता हर समय डांटते चिल्लाते हैं, तो धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से मन की बात कहना छोड़ देते हैं। संवाद कम हो जाता है, सिर्फ आवश्यक बातें रह जाती है। दिल में एक दीवार सी खड़ी हो सकती है। माता पिता सोचते हैं बच्चा कदर नहीं करता, बच्चा सोचता है माता पिता समझते नहीं। आदर और विश्वास में कमी। भारतीय संस्कृति में हम सिखाते हैं कि माता पिता का आदर करना चाहिए, लेकिन जब गुस्से में लगातार तकरार हो तो बच्चे के मन में माता पिता के प्रति सम्मान कम हो सकता है। खासकर
अगर माता पिता भी क्रोध में अपशब्द कहें या हाथ उठा बैठें। वहीं माता पिता का अपने बच्चे पर भरोसा कम हो सकता है यदि बच्चा गुस्से में बार बार उद्दंडता दिखाए। रिश्ते से विश्वास उठने लगे तो एक छत के नीचे रहते हुए भी लोग अजनबी जैसे हो जाते हैं। दोनों पक्षों में पीड़ा और पछतावा। गुस्से के शांत होने पर अक्सर दोनों को पछतावा होता है। बच्चा सोचता है मुझे पापा से ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, और माता पिता सोचते हैं हमने ही ज्यादा गुस्से में प्रतिक्रिया दे दी। ये अपराध बोध मन में भारी बोझ बनकर रहता है। अगर ये चक्र चलता रहा तो ये पीड़ा धीरे धीरे मानसिक तनाव या अवसाद में भी बदल सकती है। भविष्य में कड़वाहट। आज जो कटु शब्द गुस्से में बोले गए वो भविष्य में लंबे समय तक याद रह सकते हैं। कई युवा बड़े होकर याद करते हैं कि किशोरावस्था में पिता ने गुस्से में उन्हें निकम्मा कहा था, या माता ने गुस्से में तुमसे तो अच्छा होता भगवान ने मुझे बेटी ही ना दी होती जैसा कुछ कह दिया था। ये बातें दिल पर गहरी छाप छोड़ जाती है और भविष्य में रिश्तों में कड़वाहट घोल सकती है। कुछ मामलों में तो स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि बच्चे गुस्से में घर छोड़कर चले जाते हैं या माता पिता बच्चों से संबंध तोड़ लेते हैं। ये बहुत ही दुखद परिणति है जिससे बचा जा सकता है अगर गुस्से को समय रहते संभाल लिया जाए। समाधान। परिवार में शांतिपूर्ण संवाद के उपाय। भावनाएं संभालने के लिए विराम ले। जब भी माता पिता और बच्चे में बहस गर्म होने लगे, दोनों में से किसी एक को समझदारी दिखाते हुए ब्रेक लेने की पहल करनी चाहिए। जैसे ही लगे कि बात तर्क से हटकर चिल्लाने तक पहुंच रही है, कहें हम बाद में बात करेंगे और कुछ देर के लिए अलग हो जाएं। कमरे से बाहर टहलाएं, पानी पिए, गहरी सांसों से खुद को शांत करें। ठीक वैसे ही जैसे पहले अध्याय में बताया, 10 तक गिनती गिनना या कुछ मिनट मौन रहना गुस्से को कम करने में मदद करता है। ठंडे दिमाग से वक्त चुनकर बात करें। तुरंत उसी क्षण समस्या सुलझाने पर जोर न दें जब सबका दिमाग गर्म है। कुछ घंटों बाद या अगली सुबह जब सब शांत हो तब विषय को उठाएं। उदाहरण के लिए अमित अपने पिता से अगली सुबह कह सकता है, पापा, कल हम दोनों गुस्से में थे। मैं आपकी बात समझना चाहता हूं और आपको अपनी बात समझाना चाहता हूं। क्या हम आराम से बात कर सकते हैं? ऐसा कहने से बड़े भी महसूस करेंगे कि बेटा सम्मान दे रहा है और बातचीत का माहौल बेहतर होगा। सम्मानजनक भाषा और लहजा रखें। गुस्सा सिर्फ शब्दों से नहीं झलकता, आपके चेहरे, आवाज और हाव भाव से भी जाहिर होता है। माता पिता हों या बच्चे, कोशिश करें कि विरोध जताते समय भी कृपया जी आप जैसे शब्दों का प्रयोग बना रहे। स्वर ऊंचा न करें। अगर दूसरा चिल्ला रहा है तो आप धीमी आवाज में जवाब दें। इससे चिल्लाने वाले को भी एहसास होगा और उसका स्वर धीमा होने लगेगा। एक कहावत है, अगर एक आग है तो पानी बनो, तेल मत डालो। आपके शांत स्वर से अक्सर सामने वाला भी शांत होने लगता है। दूसरे का नजरिया समझने की कोशिश। माता पिता और संतान दोनों को एक कदम पीछे हटकर सोचना चाहिए कि सामने वाला ऐसा क्यों कह रहा है। माता पिता सोचें कि बच्चा अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना चाहता है, ये स्वाभाविक है, इससे वो थोड़ा नरम पड़ेंगे। बच्चे सोचें कि माता पिता ने जिंदगी भर हमारा भला ही चाहा है। वो अगर मना कर रहे हैं तो उन्हें सच में चिंता होगी, तो उनका गुस्सा थोड़ा पिघलेगा। अपने मन में एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखें कि चाहे तरीका गलत हो पर नीयत बुरी नहीं है। मैं वाले वाक्य और विनम्रता से अपनी बात रखें। ठीक वैसे ही जैसे रोमांटिक रिश्ते में बात रखते समय मैं का इस्तेमाल करने को कहा, यहां भी लागू होता है। बच्चा कह सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस फील्ड में अच्छा कर सकता हूं और मैं अपना सपना पूरा करना चाहता हूं। मुझे डर है कि अगर मैंने कोशिश नहीं की तो जीवन भर पछतावा होगा। माता पिता कह सकते हैं, हमें चिंता होती है कि ये क्षेत्र अनिश्चित है। हमारा अनुभव है कि इसमें बहुत संघर्ष है। हम तुम्हें कष्ट में नहीं देख सकते। ऐसी भाषा से दोनों पक्ष अपनी बात भी कह पाएंगे और सामने वाले को अपमान भी महसूस नहीं होगा। पुराने हिसाब न जोड़े, वर्तमान मुद्दे पर केंद्रित रहें।
अक्सर पेरेंट चाइल्ड बहस में बचपन की बातें या परिवार के अन्य मुद्दे घुस आते हैं, जैसे तू बचपन से ही जिद्दी है या आपने भाई के साथ हमेशा पक्षपात किया जैसी बातें असली मुद्दे से भटका देती हैं। वर्तमान विवाद किस विषय पर है उसी पर चर्चा रखें। भटकाव होने लगे तो खुद को संभालें और मूल विषय पर लौट आएं। ग्रेटिट्यूड और प्यार जताएं। गुस्से के माहौल को बदलने के लिए आभार एक चमत्कार की तरह काम करता है। माता पिता को भी कभी कभी बताना चाहिए कि हम तुम्हारे प्रयासों पर गर्व करते हैं, या जो फैसला लोगे हम साथ हैं जैसी दिलासे वाली बातें कहें यदि संभव हो तो। वही बच्चे भी बीच बीच में माता पिता को ये एहसास दिलाते रहें कि मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं और जानता हूं आपने मेरे लिए बहुत त्याग किया है। जब दोनों पक्ष एक दूसरे की अच्छाइयां याद दिलाते हैं तो माहौल में सकारात्मकता आती है और गुस्सा कम होता है। प्रति उत्तर क्रोध से न दें। रिएक्ट वर्सेस रिस्पॉन्ड। अगर माता पिता क्रोधित हैं और डांट रहे हैं तो तुरंत उसी तीखेपन से जवाब देने के बजाय चुपचाप उनकी बात सुन ले। संभव हो तो हाथ जोड़कर या सिर हिलाकर उनकी बात मान ले, कम से कम उस पल के लिए। बाद में शांत होने पर आप अपनी असहमति जता सकते हैं। जैसे को तैसा वाला रवैया रिश्ते में आग ही बढ़ाएगा। किसी एक को तो शांत रहकर स्थिति संभालनी होगी। अगर आपका संयम उस वक्त रिश्ते को बचा लेता है तो ये कमजोरी नहीं, ताकत है। जैसा सद्गुरु कहते हैं, अगर कोई दूसरा व्यक्ति तय कर रहा है कि आपके भीतर क्या होना चाहिए तो ये सबसे बड़ी गुलामी है। मतलब यदि माता पिता की कोई बात आपको क्रोधित कर देती है तो कहीं न कहीं आप अपनी भावनाओं का रिमोट उनको दे बैठे हैं। इसे वापस अपने हाथ में ले। प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीखें। खेद व्यक्त करें और क्षमा करें। झगड़े के बाद पहल करके सॉरी बोलना मुश्किल लग सकता है, पर रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने माता पिता को दुख पहुंचाया है तो ईमानदारी से माफी मांगे। हो सकता है शुरू में वो नाराजगी में आपकी माफी स्वीकार न करें, लेकिन आपका नम्र रवैया अंततः उनके दिल को छुएगा। उसी तरह माता पिता भी कभी बहस में गलत बोल गए हों तो संकोच न करें, बच्चे से क्षमा मांग ले। इससे आपकी महानता ही प्रकट होगी और बच्चा और अधिक आदर करेगा। प्रोफेशनल मदद या परिवार बैठक। यदि परिवार में विवाद ज्यादा बढ़ रहे हों तो कभी कभी परिवार थेरेपी या काउंसलर की मदद लेना समझदारी होती है, या परिवार में ही किसी शांति प्रिय बड़े की मध्यस्थता में सब बैठकर बात करें। एक अनुशासित सा पारिवारिक बैठक रखी जा सकती है जहां सब बारी बारी शांतिपूर्वक बोलें और दूसरों की बात सुने। इस तरह के उपायों से कम्युनिकेशन बेहतर होता है। आत्मचिंतन। बच्चों को चाहिए कि गुस्से में अगर माता पिता को कुछ गलत बोल दिया तो बाद में जरूर पश्चाताप करें और वो गलती दोबारा न दोहराने का संकल्प ले। सोचे कि माता पिता के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं। क्या उनसे ऐसा बर्ताव वाजिब है? एक दिन यही माता पिता नहीं रहेंगे तो क्या हम अपने शब्दों के लिए खुद को माफ कर पाएंगे? ऐसे प्रश्न खुद से पूछने पर हमारे दिल में उनके लिए सम्मान और प्रेम बढ़ेगा। क्रोध अपने आप कम होगा। माता पिता भी आत्मचिंतन करें कि कहीं उनके अत्यधिक नियंत्रण या गुस्से भरे व्यवहार से बच्चे दूर तो नहीं हो रहे। उन्हें भी अपने तरीके बदलने की कोशिश करनी चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हिंदू शास्त्रों में माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। क्रोध में हम भूल जाते हैं कि हमें उन्हीं की बदौलत ये जीवन मिला है। गीता में भगवान कहते हैं कि जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है उसके लिए संसार में कुछ भी असाध्य नहीं है। अक्रोध एक दिव्य गुण है। हमें ये स्मरण करना चाहिए कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है। उनके साथ अंतिम समय तक अच्छा व्यवहार करना हमारी जिम्मेदारी है। जब गुस्सा आए तो मन में माता पिता के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा का स्मरण करें। कुछ लोग सुझाव देते हैं कि क्रोध आने पर माता पिता के पैर छूकर प्रणाम कर ले। कठोर शब्द मुख से निकल ही नहीं पाएंगे। ये एक आजमाया हुआ मनोवैज्ञानिक उपाय भी है। नम्र शारीरिक हावभाव से मन में भी नम्रता आती है। यदि ये संभव न हो
तो आंखें बंद करके माता पिता के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें सद्बुद्धि दे और मुझे धैर्य दे। ऐसा करने से हृदय में कोमल भाव जागेगा और क्रोध की तीव्रता कम हो जाएगी। सार रूप में परिवार वो स्कूल है जहां हमें धैर्य, सहनशीलता और बिना शर्त प्रेम सीखने को मिलता है। गुस्से को इनकी दीवार बनकर खड़ा न होने दे। जब भी घर में क्रोध का तूफान उठे, प्रेम और आदर की नींव को याद करें। यह तूफान शांत हो जाएगा और रिश्तों का आसमान फिर साफ चमकेगा। अध्याय 3, कार्यक्षेत्र में गुस्सा। स्थिति ऑफिस मीटिंग में आपाक होना। राहुल, यहां एक अलग राहुल की बात कर रहे हैं। एक मार्केटिंग कंपनी में मैनेजर है। महीनों से वो एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर मेहनत कर रहा है। आज कंपनी की टीम मीटिंग में उसके प्रोजेक्ट पर चर्चा होनी है। वो उम्मीद कर रहा है कि बॉस उसके काम की तारीफ करेंगे, लेकिन मीटिंग के दौरान उसके बॉस कुछ खामी निकालते हुए कहते हैं, राहुल, लगता है तुमने मार्केट एनालिसिस ठीक से नहीं किया, इसी कारण रिजल्ट उम्मीद से कम है। सबके सामने ये सुनकर राहुल तिलमिला जाता है। वो जवाब में तेज आवाज में बोल पड़ता है, मैंने दिन रात एक कर दिए इस काम के लिए। आपको कभी संतोष नहीं होता। पूरे रूम में सन्नाटा छा जाता है। बॉस अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और कड़क लहजे में कहते हैं, इस तरह मुझसे बात मत करो राहुल। तुम डिसमिस, निलंबित किए जाते हो मीटिंग से। राहुल गुस्से से कांपता हुआ मीटिंग रूम से बाहर निकल आता है। उसका चेहरा तमतमाया हुआ है। बाहर कॉरिडोर में आते ही उसे एहसास होता है कि उससे भारी गलती हो गई है। उसने आवेश में बॉस को सबके सामने उल्टा जवाब दे दिया। वो सोचने लगता है कि इसके बाद उसकी छवि और करियर पर क्या असर पड़ेगा। शाम तक बॉस का ईमेल आता है जिसमें राहुल को अनुशासनहीनता के लिए 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया है। राहुल सिर पकड़कर बैठ जाता है और खुद को कोसता है, मेरे गुस्से ने मेरी इतनी मेहनत पर पानी फेर दिया। ऑफिस का माहौल पेशेवर, प्रोफेशनल होता है, लेकिन हम इंसान हैं और भावनाएं वहां भी साथ चलती हैं। काम का दबाव, समय सीमाएं, सहकर्मियों से प्रतिस्पर्धा, ये सब मिलकर तनाव पैदा करते हैं और जरा सी चिंगारी से कार्यस्थल पर भी गुस्से की आग भड़क सकती है। ऊपर कहानी में राहुल एक काबिल कर्मचारी है, पर शायद थकान और अपेक्षाओं के कारण उसके सब्र का बांध टूट गया और क्षणिक आवेश में उसने अपने बॉस से बदतमीजी कर डाली। कार्यालय में गुस्से के ऐसे फूट पड़ने के क्या कारण हैं और परिणाम क्या हो सकते हैं, चलिए समझते हैं। क्यों आता है कार्यस्थल पर गुस्सा? उच्च तनाव और दबाव। अधिकतर ऑफिसों में काम का दबाव बहुत होता है। टारगेट पूरे करने हैं, डेडलाइन नजदीक है, मल्टीटास्किंग करनी है। इस तनाव में दिमाग पहले से ही तना हुआ रहता है। जरा भी कुछ उल्टा होने पर क्रोध फूट सकता है। जब हम शारीरिक या मानसिक रूप से थके होते हैं, हमारी सहन शक्ति कम हो जाती है। ऐसे में बॉस की मामूली आलोचना या सहयोगी की छोटी सी गलती भी हमें बड़ी लगती है और गुस्सा दिला देती है। अन्याय या अनदेखी का एहसास। कार्यस्थल पर अगर आपको लगे कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है या आपके काम को पहचान नहीं मिल रही, तो मन में कुंठा जन्म लेती है जो कभी भी विस्फोट कर सकती है। जैसे अगर बार बार प्रमोशन न मिले या आपका श्रेय किसी और को दिया जाए, तो गुस्सा स्वाभाविक है। ये दबा हुआ गुस्सा किसी ट्रिगर, उकसावे का इंतजार करता है। विचारों का टकराव और आलोचना। ऑफिस में मतभेद उठना सामान्य बात है, पर कभी कभी मीटिंग में या मेल पर बात इतनी बढ़ जाती है कि लोग निजी तौर पर लेने लगते हैं। कोई आपकी प्रपोजल को खारिज करे या खुले आम कमी निकाले तो खुद को संयत रखना कठिन हो जाता है। अहम की भी भूमिका है। मैंने इतना सोचा और ये मेरी आलोचना कर रहे हैं सोचकर व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। संचार की कमी, बहुत सी गलतफहमियां और उनसे उपजा गुस्सा खराब कम्युनिकेशन का परिणाम होते हैं। जैसे बॉस ने स्पष्ट निर्देश नहीं दिए और काम अपेक्षा के विपरीत निकला, तो दोनों ओर निराशा और गुस्सा होगा। या कर्मचारी अपनी परेशानी समय पर नहीं बता पाए और डेडलाइन चूक गई। अब दोनों तरफ तनाव और नाराजगी होगी।
ये आपकी छवि सुधारने के साथ साथ आपके करियर को बचा सकता है। ईगो छोड़े, सीखने की दृष्टि रखें। कई दफा ऑफिस में गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हम आलोचना को निजी अपमान की तरह ले लेते हैं। अगर बॉस ने प्रेजेंटेशन में कमियां बताई तो उसे सीखने के अवसर की तरह ले, बजाय इसका अपमान महसूस करने के। ये माने कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। जैसे मशहूर कहावत है, गलती स्वीकारने वाले ही आगे बढ़ते हैं। जब आप ये माइंडसेट रखेंगे तो फीडबैक मिलने पर रक्षात्मक या गुस्से वाला रवैया नहीं अपनाएंगे, बल्कि उसे ठीक करने में लगेंगे। नो गॉसिप, नो नेगेटिविटी सर्कल। कार्यस्थल पर अगर आप लगातार नकारात्मक वातावरण में रहेंगे, जैसे ऐसे सहकर्मियों संग जो हर समय बस शिकायतें करते हैं, गुस्से में रहते हैं, तो आपका भी गुस्सा भड़कता रहेगा। ऐसे लोगों के साथ गलती से भी मिलकर बॉस या अन्य साथियों की बुराई न करें। नकारात्मक भावनाएं मल्टीप्लाई होती हैं। इसके विपरीत ऐसे लोगों से घुले मिले जो शांत एवं सकारात्मक हो। उनसे आप भी सब्र और सकारात्मकता सीखेंगे। नौकरी की कीमत समझें। अपने आप को याद दिलाते रहें कि आजकल नौकरी पाना और बनाए रखना आसान नहीं है। एक पल के क्रोध से अगर आपका करियर खतरे में पड़ सकता है, तो यह सौदा बिल्कुल फायदेमंद नहीं। खुद को व्यावसायिक लक्ष्य, करियर गोल्स याद दिलाएं। मुझे अगले साल प्रमोशन चाहिए, या मैं इस प्रोजेक्ट को सफल करना चाहता हूं, ताकि जब क्रोध आए तो मन में अलार्म बजे कि कहीं ये 1 मिनट का गुस्सा मेरे उन बड़े लक्ष्यों को न नुकसान पहुंचा दे। ये परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव आपको गुस्से की घड़ी में रोक सकता है। नियमित तनाव मुक्ति अभ्यास। अपने रोज के रूटीन में ऐसा कुछ शामिल करें जो दिमाग को शांत और एकाग्र रखे। सुबह या रात 15 से 20 मिनट ध्यान, मेडिटेशन करें, जिससे आपके भावनात्मक उतार चढ़ाव कम होंगे। योगासन या व्यायाम भी करें। शरीर में एंडोर्फिन बढ़ेंगे, जिससे मूड अच्छा रहेगा। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, वे तनाव को बेहतर हैंडल करते हैं। ये आदतें आपकी समग्र सहन शक्ति बढ़ा देंगी, जिससे ऑफिस में छोटी छोटी बातों पर आप भड़केंगे नहीं। दृष्टिकोण में बदलाव और सबक। कार्यस्थल को एक प्रशिक्षण मैदान, ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह देखें, जहां न केवल आपके टेक्निकल स्किल्स बल्कि मनोवैज्ञानिक धैर्य की भी परीक्षा होती है। यहां हर तनावपूर्ण स्थिति को चुनौती समझें कि आपको शांति से इसे पार करना है। जब भी कोई घटना आपको गुस्सा दिलाए, बाद में खुद से पूछें, क्या मेरी प्रतिक्रिया से हालात बेहतर हुए या बिगड़े? अगली बार मैं इसे और रचनात्मक तरीके से कैसे संभाल सकता हूं? धीरे धीरे आप खुद नोटिस करेंगे कि आप पहले की तुलना में अधिक धैर्यवान होते जा रहे हैं, और लोग भी आपको गंभीरता और सम्मान से लेने लगे हैं। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से गीता में कर्मयोग की बात आती है। कर्म करो, फल की आसक्ति छोड़ो। कार्यस्थल पर जब हम फल जैसे प्रमोशन, प्रशंसा की आसक्ति बहुत बांध लेते हैं, तब न मिलने पर क्रोध आता है। कृष्ण का उपदेश है कि अपना श्रेष्ठ कर्म करो और परिणाम को संभाव से स्वीकार करो। ये दृष्टि अपनाने से मन स्थिर रहता है। सफलता मिले तो अहंकार नहीं, विफलता मिले तो गुस्सा नहीं, बस शांत प्रयास लगातार। इसके अलावा ध्यान और योग को गीता में अंतर शांति का मार्ग बताया गया है। ये प्रक्रियाएं आपको अंदर से शांत करेंगी, जिससे बाहर उथल पुथल में भी आप स्थिर रह सके। संक्षेप में, कार्यस्थल पर क्रोध को संभालना एक कौशल है जो सीख कर अपनाया जा सकता है। ये न केवल आपके करियर को बचाएगा, बल्कि आपको एक सम्मानित और विश्वसनीय प्रोफेशन के रूप में स्थापित करेगा। याद रखें, ऑफिस में तेज दिमाग के साथ साथ ठंडा दिमाग होना भी उतना ही जरूरी है। अध्याय 4, दोस्ती में गुस्सा और विश्वासघात का दर्द। स्थिति: एक टूटी दोस्ती की कहानी। आदित्य और सुशांत बचपन के जिगरी दोस्त थे, एक दूसरे के हर राज से वाकिफ, हर खुशी गम में साथ। आदित्य ने कुछ महीने पहले एक निजी समस्या, रिश्ते में चल रही परेशानी सुशांत को बताई थी, मन हल्का करने के लिए।
सुशांत ने वादा किया था कि ये बात केवल उन्हीं तक रहेगी, लेकिन एक दिन आदित्य को पता चलता है कि सुशांत ने ये निजी बात अपने अन्य मित्रों को बता दी और अब पूरे ग्रुप में उसकी चर्चा हो रही है। आदित्य को यकीन नहीं होता, उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसका विश्वास तोड़ा। गुस्से और अपमान से उसका बदन कांपने लगता है। वो सीधे सुशांत के घर जाता है और आवाज लगाता है। सुशांत बाहर आता है और आदित्य बिना भूमिका के चिल्ला पड़ता है, तुमने सबको बता दिया? तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी पर्सनल बात उछालते हुए? सुशांत सफाई देने की कोशिश करता है, सुनो, मैंने बस बसंत और रोहित से हल्के फुल्के अंदाज में जिक्र किया था। मुझे अंदाजा नहीं था बात फैलेगी। लेकिन आदित्य का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो सुशांत की बात काटते हुए कहता है, बस एक शब्द और नहीं, तुम्हारे जैसा धोखेबाज दोस्त नहीं चाहिए मुझे। बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच जाती है। आदित्य गुस्से में सुशांत को जोर से धक्का देता है। सुशांत भी आक्रोश में एक घूंसा जमा देता है। कुछ ही पलों में बचपन की दोस्ती टूटकर बिखर जाती है। आस पड़ोस के लोग बीच बचाव कर दोनों को अलग करते हैं। आदित्य गुस्से और आंसुओं से भरा वहां से चला जाता है। हफ्तों तक दोनों में बात नहीं होती। दोनों ही भीतर से दुखी हैं, लेकिन एक दूसरे पर क्रोध इतना है कि कोई पहल नहीं करता। एक और आदित्य सोचता है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। दूसरी ओर सुशांत खुद को कोसता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर अब दोस्ती शायद लौटेगी नहीं। दोस्ती जीवन का एक अनमोल रिश्ता है, जो खून का न होकर भी खून से भी बढ़कर हो सकता है। शायद इसी गहराई के कारण जब दोस्त से चोट पहुंचती है तो गुस्सा भी उतना ही तीव्र आता है। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही भरोसा तोड़ दे, इससे बड़ा धोखा क्या होगा। ऐसी सोच स्वाभाविक रूप से दिल में आग लगा देती है। आदित्य के मामले में भी यही हुआ। दोस्त ने व्यक्तिगत गोपनीयता तोड़ी तो उसे लगा अब उसका मजाक बन रहा है। उसकी पीठ में छुरा घूम पा गया है। अक्सर दोस्ती में क्रोध इसी तरह भरोसा टूटने या विश्वासघात, बिट्रेल की भावना से उपजता है। क्यों आता है दोस्ती में इतना गुस्सा? विश्वासघात का आघात। दोस्ती की नींव भरोसे पर टिकी होती है। जब एक दोस्त दूसरे का भरोसा तोड़ता है, चाहे झूठ बोलकर, राज फैलाकर, साथ न देकर, तो भीतर गहरा आघात लगता है। यही आघात क्रोध का रूप धर लेता है, क्योंकि प्रत्यक्ष गुस्सा दिखाना अंदर की चोट और दुख को छुपाने का एक तरह से आसान रास्ता होता है। हम स्वीकार नहीं करना चाहते कि हमें गहरा दुख पहुंचा है, तो हम आवरण के रूप में क्रोध ओढ़ लेते हैं। अपेक्षा और अधिकार की भावना। करीबी मित्रों से हम उम्मीद रखते हैं कि वे हमारे लिए हमेशा खड़े रहेंगे, हमारी पीठ पीछे हमारी बुराई नहीं करेंगे, हमसे ईमानदार रहेंगे। जब ये अपेक्षा टूटती है तो लगता है जैसे हमारे हक का हनन हुआ है। दोस्ती में ये हक था मेरा कि तू मुझे कभी धोखा न देगा। ऐसी भावना से क्रोध उत्पन्न होता है कि सामने वाले ने दोस्ती का मान नहीं रखा। ईर्ष्या और तुलना। कभी कभी दोस्ती में गुस्से की वजह ईर्ष्या भी होती है। मान लीजिए आपके किसी और दोस्त की किसी तीसरे से नजदीकी बढ़ गई और आपको कम समय देने लगा, तो आप खुद को उपेक्षित महसूस कर सकते हैं और ये गुस्से में प्रकट होता है। या दोस्त को आपसे ज्यादा सफलता मिल जाए और वो थोड़ा दूर हो जाए, तो भीतर की जलन बनकर तानों या चिड़चिड़ेपन के रूप में निकल सकती है, जिससे झगड़ा हो सकता है। कम्युनिकेशन गैप और अफवाहें। कई बार हमें सही संदर्भ पता नहीं होता और हम गुस्सा पाल लेते हैं। हो सकता है किसी ने आकर कहा कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी बुराई की और हमने मान लिया। बगैर सीधे मित्र से पूछे हम क्रोधित हो जाते हैं। गलतफहमियां दोस्ती में गुस्से का बड़ा कारक है। अपनेपन का दायरा। दोस्तों के बीच एक अनकहा समझौता होता है कि हम एक दूसरे के साइड रहेंगे। यदि कभी कोई दोस्त हमारे प्रतिद्वंद्वी या दुश्मन का पक्ष ले ले या किसी बहस में हमारी बजाय दूसरे की तरफदारी कर दे, तो हम खुद को छलावा महसूस करते हैं। हमें लगता है दोस्त ने हमारी वफादारी नहीं निभाई और ये भी क्रोध का कारण बन जाता है। दोस्ती पर गुस्से का प्रभाव।
जब दोस्त आपस में गुस्से में भिड़ जाते हैं तो अक्सर दोनों का ही नुकसान होता है। खूबसूरत रिश्ते का अंत। गुस्से में हम आवेश में आकर दोस्ती खत्म जैसा बड़ा फैसला तुरंत ले सकते हैं। जैसे आदित्य ने कह दिया, तुम जैसे दोस्त की जरूरत नहीं। क्षणिक गुस्से में एक लंबे रिश्ते पर पूर्ण विराम लग सकता है। बाद में चाहे पछतावा हो, पर एक बार कांच टूट जाए तो जोड़ना मुश्किल हो जाता है। कई पुराने घनिष्ठ मित्र एक घटना के गुस्से में हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। एकाकीपन और विश्वास की कमी। एक सच्चे दोस्त को खो देने के बाद व्यक्ति के जीवन में एक खालीपन आ जाता है। जिनसे दिल की बात कह पाते थे, वो जगह सूनी हो जाती है। नए दोस्त बनाना आसान नहीं होता, खासकर अगर दिल में कड़वाहट हो कि दोस्त पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मित्र द्वारा धोखा मिलने पर आगे से व्यक्ति हर दोस्ती में शक की निगाह से देखने लगता है, गार्ड, ढाल लगाए रखता है, जिससे नई गहरी दोस्तियां पनप नहीं पाती। अपने ऊपर गुस्सा और पछतावा। जब गर्मा गर्मी खत्म होती है तो दोनों तरफ अपराध बोध उभर सकता है। मैंने इतनी छोटी बात पर इतना गुस्सा क्यों किया, या मुझे उसकी बात पहले सुननी चाहिए थी, जैसे ख्याल सताते हैं। दोस्त को खरी खोटी सुनाने या हाथ उठाने के बाद अक्सर पछतावा होता है कि हम इतने बहक कैसे गए, लेकिन उस वक्त तक काफी देर हो चुकी होती है। सामाजिक दायरे पर असर। कभी कभी दो दोस्तों की लड़ाई पूरे फ्रेंड सर्कल को दो फाड़ कर देती है। बाकी दोस्त असमंजस में पड़ जाते हैं कि किसका पक्ष लें। ग्रुप आउटिंग, पार्टी आदि में असहजता आ जाती है। हो सकता है लोग आपसे कटने लगे अगर आपको बहुत एंग्री और नेगेटिव मान लें। इस प्रकार एक घटना से आपकी व्यापक मित्रता पर असर पड़ सकता है। स्पष्ट है कि दोस्ती में क्रोध से सिर्फ नुकसान ही है, न केवल दोस्त को खोने का बल्कि अपनी मानसिक शांति खोने का भी। तो इस स्थिति को संभालने में ही समझदारी है। समाधान। दोस्ती की दरार को भरने के उपाय। ठंडे दिमाग से स्थिति को आके। जब आपको पता चले कि आपके दोस्त ने कुछ गलत किया है या आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। कुछ समय ले, स्थिति को समझने की कोशिश करें। हो सकता है पूरी कहानी आपको पता न हो। जैसे आदित्य को सीधे अन्य लोगों से पता चला। अगर वो सुशांत से तुरंत लड़ने के बजाय एक दिन बाद मिलकर शांत स्वर में पूछता, मैंने ऐसा सुना है, क्या ये सच है, तो शायद मसला इतनी दूर नहीं जाता। गुस्से में हमारे विचार अति एक्सट्रीम पर पहुंच जाते हैं। उसने जानबूझकर मेरा मजाक उड़ाया होगा, जबकि हकीकत कम नाटकीय हो सकती है। ठंडा दिमाग लगाकर सोचेंगे तो समग्र दृष्टिकोण मिलेगा। दोस्त से सीधे संवाद करें। अगर दोस्त की कोई बात से आपको ठेस पहुंची है तो पीछे से कुढ़ने या दूसरों से शिकायत करने की बजाय सीधे उसी से बातचीत करें। लेकिन ये बातचीत शांत माहौल में और संयमित लहजे में होनी चाहिए। आप कह सकते हैं, यार मुझे ये बात पता चली और सच में बहुत दुख हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हुआ था। अपनी भावनाएं भी बताएं, लेकिन चिल्लाकर नहीं बल्कि गंभीरता से। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, इसलिए ये जानकर मुझे बहुत चोट पहुंची। अक्सर एक सच्ची दोस्ती इस खुले संवाद से बच सकती है, क्योंकि संभव है सामने वाला अपनी गलती समझकर माफी मांग ले या कोई गलतफहमी हो तो वो दूर हो जाए। क्षमा और मौका देने का साहस। यदि दोस्त अपनी गलती स्वीकार करता है और पछतावा जाहिर करता है तो उसे एक मौका देने पर विचार करें। कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता, हम सबसे चूक हो सकती है। दोस्तों के बीच मैं तेरा गुनहगार हूं जैसे डायलॉग बहुत देखने सुनने को मिलते हैं। यदि मित्र वास्तव में शर्मिंदा है और आपने उसके साथ सालों का भरोसा और अपनापन बांटा है, तो अपनी नाराजगी को थोड़ा ढीला करें। क्षमा करना आसान नहीं है, लेकिन सच्ची दोस्ती के लिए जरूरी है। एक अंग्रेजी कहावत है, क्षमा तो करना है, चाहे यादें भुलाना आसान नहीं, पर माफ करने से कम आगे बढ़ने का रास्ता खुल जाता है। क्षमा का मतलब ये नहीं कि आप उसके किए को सही ठहरा रहे हैं। इसका मतलब है आप अपने दिल का बोझ हल्का कर रहे हैं और दोस्ती को एक दूसरा अवसर दे रहे हैं। सीमा निर्धारित करें, बाउंड्रीज सेट करें। मित्र को माफ करने का ये अर्थ नहीं
कि आप वही गलती दोबारा होने देंगे। उसे प्यार से लेकिन दृढ़ता से समझाएं कि उसने जो किया वो क्यों गलत था और आगे क्या लाइनों को क्रॉस नहीं करना है। जैसे आदित्य सुशांत से कह सकता था, देख, मैं बात समझ गया हूं और तुझे माफ करता हूं, लेकिन आगे से मेरी कोई भी निजी बात किसी और से शेयर मत करना, चाहे कोई कुछ भी कहे। अगर दोस्त सच्चे दिल से संबंध रखना चाहता है तो वो आपकी बाउंड्री का सम्मान करेगा। अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट करें। कभी कभी गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि आपको लगा आपका दोस्त ये बात खुद ही समझ जाएगा, लेकिन उसने नहीं समझी। हर इंसान की सोच अलग होती है। बेहतर है दोस्ती में कुछ ग्राउंड रूल्स पहले से क्लियर हो। अगर कोई चीज आपको खासतौर पर तकलीफ देती है, जैसे दोस्त का लेट आना या आपकी टांग खींचना, तो उसे बता दे कि भाई, बाकी मजाक ठीक है पर इस बात पे मुझे बुरा लग जाता है। स्पष्टता से कई टकराव टाले जा सकते हैं। बड़ी तस्वीर देखें। एक गलती के लिए अपने दोस्त के पूरे कैरेक्टर को खलनायक की तरह पेंट ना करें। सोचे कि उसने कितनी बार आपका साथ दिया है। उन पलों को याद करें जब वो एक सच्चा दोस्त साबित हुआ। एक पेड़ पर एक पत्ता पीला हो गया तो क्या पूरा पेड़ खराब है? ये विचार आपके गुस्से को संतुलित करने में मदद करेगा। हाँ, दोस्त ने गलती की, पर वो आज भी वही इंसान है जो वर्षों से आपका करीबी रहा है। अगर गलती सुधारने योग्य है तो दोस्ती को पुनर्जीवित किया जा सकता है। पाप से घृणा, पापी से नहीं। महात्मा गांधी का ये कथन दोस्ती पर भी लागू होता है। आपके दोस्त ने गलत काम किया, उस काम से आपको नाराजगी है, पर अपने दोस्त के प्रति हमेशा के लिए नफरत मत पालिए। व्यक्ति को अवसर दें कि वो अपने कर्म सुधार सके। आज यदि आपके दिल में हमेशा के लिए उसके लिए क्रोध रहेगा तो वो आपके अपने दिल को ही दूषित करेगा। दोस्त को शायद फर्क भी ना पड़े। एक और कहावत है, क्रोध ऐसा जहर है जो आप खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरा मर जाएगा। असल में आपका क्रोध सबसे ज्यादा आपको ही नुकसान पहुंचाता है। क्षमा करके आगे बढ़े, चाहे रास्ते अलग हो। हर दोस्ती को बनाए रखना हमेशा संभव नहीं होता। कुछ मामलों में विश्वास इतनी बुरी तरह टूटता है कि अलग होना ही बेहतर है। यदि आपने तय कर लिया कि इस दोस्ती को नहीं जारी रखना, तब भी दिल में कड़वाहट लिए न घूमें। अपने भले के लिए उस घटना को जाने दें। हो सके तो मन मित्र को माफ कर दें और शुभकामनाएं दें। यह आपको शांतिपूर्ण आगे बढ़ने में मदद करेगा। याद रखें, माफ करना कमजोर का काम नहीं, बल्कि क्षमा वीरों का आभूषण है। जब आप पुराने गुस्से और क्लेश को पीछे छोड़ देंगे तो नई मित्रताओं और खुशियों के लिए जगह बनेगी। दोस्ती और अध्यात्म। दोस्ती का रिश्ता आत्माओं का बंधन भी कहा गया है। गुरु नानक देव जी कहते थे, सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में काम आए। ऐसे सच्चे मित्र मिलना दुर्लभ है। इसलिए अगर कोई छोटा मोटा झगड़ा है तो उसे गुस्से की आग में झुलसने न दे। भगवद गीता में समता और क्षमा जैसे गुणों को महत्व दिया गया है। क्रोध की बजाय करुणा से काम ले। बुद्ध का एक प्रसंग प्रसिद्ध है। एक व्यक्ति गालियां देता रहा, बुद्ध शांत सुनते रहे। अगले दिन वो शर्मिंदा हो बुद्ध से माफी मांगने आया तो बुद्ध ने कहा, कल तुमने मुझे जो उपहार दिया, गालियां, मैंने वो स्वीकार नहीं किया, वो तुम्हारे पास ही रह गया। इस कहानी से सीख मिलती है कि यदि कोई आपको अपमान या धोखे का उपहार दे तो उसे क्रोध में स्वीकार करने की जरूरत नहीं। आप उसे यही छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, अपने मन की शांति को हाथ में रखते हुए। अंत में, दोस्ती जीवन की मिठास है। इसे क्रोध के तीखेपन से खत्म न करें। यदि दोस्ती सच्ची है तो एक दूसरे को संभालिए, ना कि बिगाड़िए। और यदि कोई दोस्त जीवन से चला भी गया तो उसके प्रति मन में नफरत रखने के बजाय अच्छी यादों के लिए शुक्रगुजार हों और भविष्य में नए संबंधों के लिए दिल खुला रखें। अध्याय 5, खुद पर गुस्सा और पछतावे का बोझ। हमने अब तक देखा कि क्रोध दूसरों के साथ रिश्ते कैसे बिगाड़ता है, लेकिन एक और शिकार होता है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, हम स्वयं। हर बार जब गुस्से में आपा खोने के बाद चीजें बिगड़ती हैं
तो गुस्सा शांत होने पर आपको खुद पर ही गुस्सा आता है। मैंने फिर कर दिया, मुझसे तो कभी नहीं सुधरेगा, ऐसे ख्याल भीतर उठते हैं। शर्म और अपराधबोध, गिल्ट महसूस होता है। शायद यही इस प्रश्न का मूल है। हर बार गुस्से में सब बिगाड़ देता हूं। अब मैं खुद का क्या करूं? ये अध्याय उसी स्वयं पर क्रोध और आत्मग्लानि की भावना को संबोधित करता है। खुद पर गुस्सा क्यों आता है? पछतावा कि हम अपने मानकों पर खरे नहीं उतरे। हमें पता होता है कि क्रोध करना गलत है। क्रोध के आवेश में भले हम अपने कृत्य जस्टिफाई करें, पर बाद में हमारा अंतरात्मा हमें कचोटता है। हम सोचते हैं, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए था, मैं इतना कमजोर कैसे पड़ गया? हम अपने आप से एक आदर्श व्यवहार की उम्मीद रखते हैं और जब उसे तोड़ते हैं तो खुद को ही दोष देने लगते हैं। परिणामों का एहसास। क्रोध शांत होने पर हम टूटे हुए सामान, रोते हुए प्रियजन या बिगड़े हुए हालात देखते हैं। तब एहसास होता है कि ये सब हमारी वजह से हुआ। ये सोचकर कि हमने अपनों को दुख दिया या काम नुकसान किया, हमारा मन ग्लानि से भर जाता है। यही ग्लानि अक्सर खुद पर गुस्सा बनकर निकलती है। हम आईने में खुद को देखते हैं और कहते हैं, तुमने ये क्या कर दिया? पुरानी कंडीशनिंग और शर्म। कई लोगों को बचपन से ही सुनने मिलता है, तुम बहुत गुस्सैल हो, तुम्हें तमीज नहीं, इत्यादि। धीरे धीरे ये बातें हमारे स्वयं के बारे में धारणा बन जाती है। फिर हर बार जब हम उफान पर होते हैं, बाद में हमें शर्म आती है कि वाकई मैं तो बुरा इंसान हूं, मुझे गुस्सा आता ही है। हम खुद से नफरत करने लगते हैं अपने इस स्वभाव के कारण। अनचाहा दुष्चक्र। आत्मग्लानि का एक दुष्चक्र होता है। गुस्सा करने के बाद हम खुद को कोसते हैं, खुद को बुराबला कहते हैं। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारे आत्मविश्वास को और गिरा देता है। हम तनाव और उदासी महसूस करते हैं, जो फिर से हमारी सहन शक्ति कम करती है और अगली बार जरा सी बात पर फिर गुस्सा जल्दी आ जाता है। फिर हम और खुद से नाराज होते हैं। इस तरह ये साइकिल चल निकलती है। बेबस महसूस करना। कई बार लगातार प्रयास के बाद भी अगर गुस्सा न संभले तो मन में हताशा आती है। हम सोचते हैं, मेरे बस में कुछ नहीं, मैं कभी नहीं बदल सकता। और इस बेबसी पर भी खुद पर खीज होने लगती है। खुद को हम बिना रीढ़ का या असफल मान लेते हैं और क्रोध को अपनी पहचान जैसा स्वीकार करने लगते हैं। मैं तो गुस्सैल हूं और ऐसा ही रहूंगा। ये आत्मसमर्पण भी स्वयं के प्रति क्रोध को बढ़ाता है, क्योंकि गहरे दिल में हम बदलना तो चाहते हैं, पर अपने आप से ही उम्मीद खो बैठते हैं। खुद को कोसने के प्रभाव। नकारात्मक आत्मछवि। अगर आप हर बार खुद को बुरा, गुस्सैल, खराब इंसान कहते हैं, तो धीरे धीरे आप सचमुच वैसा ही महसूस करने लगेंगे। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान गिर जाता है। आपको लगेगा आप किसी प्यार या सफलता के लायक नहीं, क्योंकि आप ऐसे। ये सोचना बेहद नुकसानदेह है, क्योंकि ये आपको सुधार करने की प्रेरणा से भी वंचित कर सकता है। डिप्रेशन और चिंता। लगातार अपराध बोध में रहने से मन भारी रहने लगता है। व्यक्ति अवसाद, डिप्रेशन में जा सकता है, हमेशा उदास और निराश महसूस कर सकता है, या हर समय दिल में एक चिंता, डर बना रहता है। ना जाने अगली बार मैं क्या बिगाड़ दूंगा। खुद से नाराजगी अगर लंबे समय तक चली तो मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डालती है। परिवार, दोस्तों से दूरी। खुद पर गुस्सा होने के बाद कई लोग समाज से कटने लगते हैं। उन्हें लगता है मैं तो सबको दुखी करता हूं, दूर रहूं तो बेहतर है। उदाहरण के तौर पर, कोई पिता अगर अपने बच्चे पर बहुत चीखा और बाद में पछताया तो शर्म से अगले दिन बच्चे से नजरें नहीं मिला पाता और दूरी बना लेता है, पर इससे रिश्ते और बिगड़ते हैं। इसी तरह दोस्त भी खुद को टॉक्सिक मानकर मित्रों से मेलजोल कम कर देता है। ये अलगाव स्थिति को और बदतर करता है। हार मान लेना। बार बार खुद को कोसने से इंसान भीतर से टूटने लगता है और सोचता है, मुझसे तो नहीं होगा, मैं नहीं बदल सकता। परिणाम स्वरूप वो प्रयास करना ही छोड़ सकता है। ये सबसे बड़ी त्रासदी होगी, क्योंकि सच तो ये है कि कोई भी व्यक्ति बदल सकता है, बशर्ते वो उम्मीद न छोड़े। खुद
खुद को दंड देकर आप अपनी क्षमता पर ही शक करने लगते हैं और पोटेंशियल वाली सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। अब प्रश्न उठता है, इस आत्मग्लानि और खुद पर गुस्सा करने की प्रवृत्ति को कैसे तोड़ें? कैसे खुद को फिर से संभालें, आशा जगाएं और सकारात्मक बदलाव की राह पर चलें? समाधान, आत्मदया, सेल्फ कंपैशन और परिवर्तन के रास्ते। खुद को माफ करें। सबसे पहला कदम है अपने आप को क्षमा करना। मान ले कि आपसे गलतियां हुई हैं, पर कोई भी इंसान गलती से परे नहीं है। जिस तरह आप अपने किसी प्रिय दोस्त को उसकी भूल के लिए माफ कर देते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, तुम बेहतर करोगे, वैसी ही उदारता खुद के लिए बरतें। याद रखें, आपका पश्चाताप इस बात का सबूत है कि आप मूल रूप से बुरे इंसान नहीं हैं। अगर आप सचमुच पत्थर दिल होते तो आपको पछतावा ही नहीं होता। ये सोचे कि आपके भीतर मूलतः भलमनसाहत है, तभी तो आपको गिल्ट महसूस होता है। अपने उसी अच्छे हृदय को अपनाएं और खुद को कहें, हाँ, मुझसे गलती हुई, पर मैं खुद को सुधारने का मौका देता हूं। गलतियों से सबक, लेबल नहीं। अपनी गलतियों को अपनी पहचान मत बना लीजिए। उदाहरण के लिए सोचें, मैंने गुस्से में अपने दोस्त को बहुत बुरा कहा। इसे अपनी पहचान से अलग देखें। ये एक कृत्य था, आपका संपूर्ण व्यक्तित्व नहीं। इसे इस तरह ले, मुझसे गुस्से में गलती हुई क्योंकि उस वक्त मैं संभल नहीं पाया। अगली बार मुझे ऐसा नहीं करना है। बजाय इसके कि मैं तो भयंकर लड़ाकू इंसान हूं। यानी घटना पर फोकस करें, खुद पर नहीं। इससे दिमाग समाधान पर रहेगा, आत्महत्या, सेल्फ सैबोटेज पर नहीं। छोटी प्रगति को सराहें। हो सकता है अभी भी आपको कभी कभी गुस्सा आ जा रहा हो, लेकिन जरा उन मौकों को नोटिस कीजिए जब आपने स्वयं को पहले से बेहतर नियंत्रित किया। शायद इस हफ्ते किसी बहस में आप बीच में चुप हो गए, जबकि पहले आप चीख पड़ते, या आपको लगा गुस्सा आ रहा है और आपने तुरंत कमरे से निकलकर टहल लिया। भले 50% ही सही, पर पिछले बार से बेहतर संभाला। इन छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें। आज मैं पिछली बार से बेहतर था। यह कहना खुद को रीइंफोर्स करता है कि आप सचमुच बदल सकते हैं। जर्नल में ऐसे मौकों को लिखें जहां आपने प्रगति दिखाई। आत्मविकास के रास्ते पर खुद की पीठ थपथपाना जरूरी है। अपनों से खुलकर मन की बात करें। जिन लोगों को आपने अतीत में गुस्से से चोट पहुंचाई है, उनके साथ बैठकर ईमानदारी से अपनी भावनाएं साझा करें। बताएं कि आपको अपने बर्ताव का अफसोस है और आप सुधार के लिए प्रयासरत हैं। उदाहरण के लिए, एक बेटे ने मां को गुस्से में बुरा भला कहा था। वो मां से माफी मांगकर कह सकता है, मां, मुझे खुद पर बहुत गुस्सा है कि मैंने आपको दुख दिया। मैं सच में बदलना चाहता हूं। आप मेरा साथ दें। अक्सर अपनों से दिल की बात कहने से बोझ हल्का हो जाता है। उन्हें भी पता चलता है कि आप प्रयास कर रहे हैं, तो वे भी आपका सहयोग करेंगे और जरूरत पड़ने पर आपको याद दिला देंगे, संभल जाओ, तुमने वादा किया था। ये एक सहयोगी तंत्र बन जाता है। प्रोफेशनल मदद लेने में संकोच न करें। अगर आत्मग्लानि बहुत गहरी है या आपको लगता है कि आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, तो एक मनोविज्ञानी, साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से मिले। थेरेपी में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी जैसी तकनीकों से आपको अपने नेगेटिव विचारों को पहचानकर बदलना सिखाया जा सकता है। जैसे खुद को राक्षस बोलना बंद कर खुद को इंसान मानना जो सीख रहा है। एक अनुभवी थेरेपिस्ट आपके अंदर सेल्फ कंपैशन विकसित करने में मदद कर सकता है। यह कोई शर्म की बात नहीं। जैसे शारीरिक बीमारी में डॉक्टर के पास जाना बुद्धिमानी है, वैसे ही भावनात्मक तकलीफ में थेरेपिस्ट के पास जाना पूरी तरह ठीक है। विपश्यना, खुद को एक निरीक्षक की दृष्टि से देखें। ध्यान और आत्मचिंतन, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस का अभ्यास आपके भीतर एक देखने वाला, विटनेस पैदा करता है। जब अगली बार आप क्रोधित हों या क्रोध के बाद पछतावे में डूबे हो, तो आंखें बंद करके कुछ मिनट गहरी सांस लें और मन में उठ रहे विचारों को मात्र देखिए, उनमें खो मत जाइए। हो सकता है मन कहे, मैं कितना बुरा हूं,
इस विचार को पकड़कर बहने की जगह ध्यान से उसे आते जाते देखें। ये मानिए कि ये मेरे मन का विचार है, जरूरी नहीं हकीकत हो। एक हार्ट टोले कहते हैं कि खुद को अपने माइंड से आइडेंटिफाई मत करो। आप मन से परे एक जागरूक आत्मा हो। जब आप ये अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे खुद के प्रति विचारों का अत्याचार कम होने लगेगा। पॉजिटिव आत्मवचन, अफर्मेशंस जैसे गुस्से में लोग बड़बड़ाते हैं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वैसे ही आप शांत समय में खुद के लिए सकारात्मक बड़बड़ाहट कीजिए। रोज सुबह उठकर या रात सोने से पहले खुद से कहें, मैं हर दिन और शांत और संयमी बन रहा हूं, या मुझ में क्रोध से बेहतर इंसान बनने की शक्ति है। ये वाक्य शुरू में बनावटी लग सकते हैं, पर हमारा अवचेतन सबकॉन्शियस ऐसे शब्दों से प्रभावित होता है। जिस तरह बार बार खुद को बेकार कहने से आत्मविश्वास टूटता है, वैसे ही बार बार खुद को साहसी, शांत कहने से एक दिन वैसा महसूस करने लगेंगे। ये आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन का सिद्धांत है। महान आविष्कारक थॉमस एडिसन भी कहते थे कि जो आप खुद से कहते हैं वैसा बनने लगते हैं। शारीरिक ऊर्जा निकालें। खुद पर गुस्सा कई बार भीतर ही भीतर खदबदाता रहता है, इसे सेहतमंद तरीके से रिलीज करें। कुछ लोग पंचिंग बैग पर बॉक्सिंग करके या जोर से दौड़ लगाकर उस नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। आप तेज रफ्तार से 10 मिनट दौड़कर देखें, आपका दिमाग साफ महसूस होगा। योग प्राणायाम भी बहुत मददगार है। प्राणायाम जैसे कपालभाति, भस्त्रिका क्रोध व अपराध बोध से जकड़े मन के लिए शुद्धि का काम करते हैं। जब शरीर में स्फूर्ति आती है तो मन के नकारात्मक भाव अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। अपनी अच्छाइयों की सूची बनाएं। स्वयं के प्रति दृष्टिकोण ठीक करने के लिए एक व्यावहारिक एक्सरसाइज करें। एक कागज लें और अपनी अच्छी क्वालिटीज लिखें। शुरू में मुश्किल लगेगा क्योंकि गिल्ट मोड में हमें अपनी अच्छाइयां दिखती ही नहीं, लेकिन जरा सोचें, क्या आप वफादार दोस्त हैं? क्या आप मेहनती हैं? क्या आपको पशु पक्षियों से प्यार है? क्या कभी आपने किसी की मदद की है? ऐसी छोटी बड़ी अच्छाइयां लिखते जाएं। इसे रोज पढ़ें और नई बातें जोड़ें। यह व्यायाम आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करेगा कि आप सिर्फ गुस्सैल नहीं बल्कि कई गुणों वाले इंसान हैं, जिसमें गुस्सा एक सुधार योग्य कमी है। आशा और नया आरंभ। सबसे महत्वपूर्ण है आशा का दामन न छोड़ना। आपने शायद सालों इस आदत को पाल रखा था, तो थोड़ा वक्त परिवर्तन में भी लगेगा। बीच में कुछ कदम पीछे भी जा सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि प्रगति शून्य है। 2 कदम पीछे जाएं तो खुद को संभालकर 3 कदम आगे बढ़ें। इस यात्रा में खुद के दोस्त बने, दुश्मन नहीं। सोचिए कि अगर आपका कोई अजीज मित्र अपने आप को लेकर इतना कठोर होता तो आप उसे क्या कहकर समझाते? शायद आप उसे कहते, तू इतना भी बुरा नहीं है यार, देख तूने पिछले महीने मेरी कितनी मदद की थी। सब बदल जाते हैं, तू भी बदल जाएगा। वही शब्द आप खुद को कहें, खुद से वैसा ही व्यवहार करें जैसा अपने किसी प्रिय के साथ करते हैं, दया और समझ के साथ। आध्यात्मिक तौर पर देखें तो हर इंसान के भीतर ईश्वर का अंश है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अत्यधिक निराशा मन को दुर्बल करती है और आत्मज्ञान से दूर ले जाती है। इसलिए खुद को तुच्छ और तिरस्कृत समझना अपने भीतर के ईश्वर का अपमान है। उल्टे भगवद गीता हमें सिखाती है कि आत्मा अजय है, उसमें अनंत संभावनाएं हैं। आप अपने नेगेटिव संस्कारों को बदलकर दिव्य गुण विकसित कर सकते हैं। अक्रोध, क्रोध का अभाव भी ऐसा ही एक दिव्य गुण है जिसका विकास संभव है। कबीरदास जी कहते थे, धीरे धीरे रे मन, धीरे सब कुछ होए, धैर्य रखकर निरंतर प्रयास करो तो समय के साथ कठिन स्वभाव भी नरम पड़ जाता है। एक और सकारात्मक पहलू देखें। शायद आपके क्रोध ने ही आपको आत्म सुधार की इस यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित किया है। कई लोग तो स्वीकार ही नहीं करते कि उनमें कोई कमी है, लेकिन आप स्वीकार भी कर रहे हैं और सुधारने का इरादा भी रखते हैं। ये काबिले तारीफ है। इसे अपनी ताकत बनाएं। मैं अपने और अपनों के लिए बदल रहा हूं। इस मंत्र को दोहराएं।
छोटे छोटे कदम ले, जरूरत पड़े तो सहायता ले, लेकिन विश्वास रखें कि आप बदल सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। अंततः खुद को भी वही दया, मर्सी दें जो ऊपर वाला अपने सभी बच्चों को देता है। कल नया सवेरा होगा और आप अपने आप को एक नए दृष्टिकोण से देख पाएंगे, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो बीते कल से सबक लेकर आज बेहतर इंसान बनने की राह पर है। खुद को मौका दें। जैसे प्रकृति हर वृक्ष को सर्दी के बाद फिर बसंत में नई कोंपलें निकालने का मौका देती है, आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता। आप अपने हर वर्तमान प्रयास से नए सिरे से खुद को गढ़ सकते हैं। निष्कर्ष, अंत में बात सिमटकर वही आती है जहां से शुरू हुई थी। क्रोध, ये वो आग है जो हमारे प्रेम, परिवार, करियर, मित्रता सबको जला सकती है और अंततः हमारे अपने हृदय को भी जलाकर राख कर देती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, काम, वासनाएं, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं, आत्मा का नाश करने वाले हैं। इसलिए इनका त्याग कर देना चाहिए। यानी क्रोध को जीवन से निकाल फेंकना ही कल्याणकारी है। इस पूरे विमर्श में हमने देखा कि प्यार के रिश्तों में अनकंट्रोल्ड क्रोध भरोसे और प्रेम को खत्म कर सकता है, लेकिन संवाद, समझ और क्षमा से इसे संभाला जा सकता है। परिवार में गुस्सा पीढ़ियों के बीच दीवार खड़ी कर देता है, पर संयम, सम्मान और प्यार से पिघल भी सकता है। कार्यस्थल पर गुस्सा करियर तबाह कर सकता है, जबकि प्रोफेशन रहकर तनाव प्रबंधन से हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्ती में गुस्सा कील बनकर रिश्ते को तोड़ देता है, पर खुले दिल से बात और माफी से बरकरार दोस्ती को बचाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें खुद को उस क्रोध के चक्र से आजाद करना है। खुद को माफ करके, खुद से प्यार करके, धीरे धीरे सही दिशा में कदम बढ़ाकर। इन अलग अलग पहलुओं में कहानियां भले अलग थी, लेकिन संदेश एक है, क्रोध पर काबू संभव है। ये आसान नहीं है, इसमें वक्त लग सकता है, पर आपका जीवन, आपके रिश्ते और आपकी आत्मा की शांति इससे बच सकती है और निखर सकती है। जब भी आप अगली बार गुस्से से कांपने लगे, तो इन सीखे हुए सबकों में से किसी को याद कर लें। एक गहरी सांस लेकर स्वयं से कहें, शांत रहो। आंखें बंद कर विचार करें कि परिणाम क्या होगा। आप वो न करें या न कहें जो बाद में पछतावा दे।